तो यहाँ इस पन्ने पे ही लिखा हुआ कि हक है खैरात नहीं जी। तो ये इसके पीछे क्या मंशा है? क्योंकि अक्सर हम जो भी अपनी मांग रखते हैं तो कहते हैं ये तो भीख मांग रहे हैं, ये तो खैरात मांग रहे हैं। मांगते शब्द आते ही तो फिर गड़बड़ हो जाता है। मांगना तो हमने उस नारे को बदला। हमने कहा हम हमारा हक जानते नहीं किसी से भीख मांगते, ये हमारा हक है और तुम दे नहीं रहे हो, कोई खैरात वेरात नहीं है, ये अधिकार है। 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हुए थे, लेकिन अभी भी कुछ मुकदमे हैं। तो ये मांग प्रायोरिटी पे क्यों है आपकी? ये लोग क्या अपना व्यक्तिगत काम के लिए सड़क पे उतरे थे? एक भी मुकदमा बचा रहेगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हम अपने लिए लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम लोगों को जब राजस्थान अभी नाम सुनते हैं जहन में आता है तो बड़ी एक कहीं की डरावनी तस्वीर उभरती है हमारे जहन में, क्योंकि हमने इंद्र मेघवाल का कांड देखा कि बच्चे ने मटकी छुई तो उसको पीट के मार दिया। तो इस मैनिफेस्टो में दलित एट्रोसिटी के क्वेश्चन को आपने कैसे एड्रेस किया है और क्या मांग रखी है? हमारी इसमें वो सारी मांगे भी शामिल हैं कि प्रिवेंशन भी हो, एट्रोसिटी होने पे फ्री और फेयर उसका इन्वेस्टिगेशन भी हो, फास्ट ट्रैक कोर्टें बनाई जाए, ठीक टाइम पे लोगों को मुआवजे दिए जाए। तो आबादी के लिहाज से आरक्षण राजस्थान में लागू हो, ये मांग भी रखी है, क्योंकि आजकल आरक्षण को लेके, जातिवाद जनगणना को लेके खूब माहौल बना हुआ है। आप अगर माइनिंग लीज दे रहे हैं लोगों को तो उन माइंसों में 18% माइंस चाहिए। आप अगर एक्साइज के शराब के ठेके दे रहे हैं तो हमें शराब के ठेकों में भी चाहिए। आप अगर रिको इलाकों में व्यावसायिक भूखंड दे रहे हैं तो वहां भी हमको ये चाहिए। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात सीरीज में। आज हमारे साथ जाने माने विचारक और लेखक भंवर मेघवंशी जी हैं, जो कि कई मशहूर किताबें लिख चुके हैं। आई कुड नॉट बी हिंदू उनकी काफ़ी जानी पहचानी किताब है, लेकिन आज वो हमारे साथ अपनी किताब के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है जो कि राजस्थान चुनाव से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं इस वक्त देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और राजस्थान में भी 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन वोट डालते वक्त जब आपकी वोट की अहमियत आपके सामने आएगी तब आपके जहन में क्या चलेगा? जिन नेताओं ने आपसे वोट मांगने की अपील की है, क्या वो आपके मुद्दों पर आपसे बात करेंगे और उन मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे? ये एक अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में अनुसूचित जाति अधिकार अभियान जो ये एक इन्होंने बनाया है, अपना एक नया मोर्चा आप कह लीजिए, एक नया संगठन कह लीजिए, या एक बैनर कह लीजिए, जिसके तले इन्होंने कई सारे दलित संगठनों को जोड़ा है। और इन लोगों ने 30 दिन तक राजस्थान के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा की, लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना समझा और फिर ये एक दलित चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। राजस्थान के दलितों के साथ होने वाले तमाम उत्पीड़न और उनके साथ होने वाली ज्यादतियों के अलावा क्या उनके मुद्दे हैं, क्या जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है, इस डॉक्यूमेंट से हम समझ सकते हैं। तो इस बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ आप बने रहें, आपको बहुत ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि राजस्थान दलितों के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव एक स्टेट है जहां हमारे साथ तमाम तरह की ज्यादतियां होती हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं भंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। जय भीम, थैंक यू वेरी मच। जय भीम। तो ये जब आपने मुझे जिक्र किया कि आप लोग दलित चुनावी घोषणा पत्र जो है वो जारी कर रहे हैं, और जब मुझे सुना तो मुझे बहुत इस बात की अच्छी अनुभूति भी हुई कि एटलीस्ट हमारा जो मुद्दा है वो अब चुनावी तौर पर उसको मैनिफेस्टो में शामिल करने की मांग हो रही है। तो ये दलित चुनावी घोषणा पत्र क्या है और इसकी क्या शुरुआत रही, थोड़ा ब्रीफली अगर हमें बता पाएँ। ये जो अनुसूचित जाति वर्ग का जयपुर घोषणा पत्र हमने इसको नाम दिया जी। आमतौर पे ये होता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमारे लोग ज्ञापन देते हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं और उनसे याचना के स्वर में ये कहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में हमें कहीं कोई जगह दीजिए। और हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में सोशल जस्टिस के एक अध्याय में 2-3 स्कीम ऐसी बनाती है जो बाबा साहब के नाम पर होती है और उनको फिर वो हमारे बीच में
जय भीम कहते हुए लाते हैं, और हमको लगता है कि इनसे ज़्यादा हितैषी हमारे बीच में बड़ा कोई अच्छा भी लगता नहीं है। तो हमें भावनात्मक मुद्दों तक सीमित करके जो राजनीतिक खेल किया जा रहा है, इस बार राजस्थान के 18% जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, 1,20,00,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जी, उस समुदाय के प्रमुख संगठनों ने और उसमें जो सक्रिय रूप से काम करने वाले, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, या मीडिया में हैं, या जिस भी तरह के एक्टिविस्ट वगैरह, सबने ये सोचा है कि हम राजस्थान के हमारे मुद्दे क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हम अपना एक मैनिफेस्टो बनाएंगे और हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटीज को जी, बुला करके ये कहेंगे कि हमारे मुद्दे और हमारा एजेंडा ये हैं, इस पर आपको आना है और आपके मैनिफेस्टो में इसको शामिल करना है। तो इस विचार के साथ ये पूरा प्रक्रिया शुरू हुई। अनुसूचित जाति अधिकार अभियान ये कोई नया संगठन नहीं है, ये एक बैनर है। विधानसभा चुनाव से लगा करके लोकसभा चुनाव 2024 तक जी, हम दोनों चुनाव के लिए जो मुद्दे हैं राजस्थान के, उनको प्रस्तुत करने के लिए सब लोग एक साथ आए। हमारी असहमतियां भी है, कई प्रकार के मतभेद होते हैं, लेकिन हमने कहा कि समाज के हित में सबको इकट्ठे आना चाहिए और इस एक बैनर तले आना चाहिए। ये कोई संगठन नहीं है नया, न रजिस्टर्ड है, तो आपने राजस्थान के सारे दलित संगठनों को, जो शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, उनको एक बैनर पे लेके आए हैं कि एक सहमति बने चुनावी घोषणा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ कि न केवल संगठन, बल्कि जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं जी, या एकेडमिया में जो लोग हैं, और इवन ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, हमारे रिटायर्ड लोगों का बड़ा भूमिका इसमें रही है। जो रिटायर्ड IAS है, IPS हैं, या विभिन्न विभागों में काम करके उन्होंने जीवन भर अपना जो अनुभव लिया है, उनका भी बड़ा इसमें योगदान रहा कि सब लोगों ने इकट्ठा आकर के कि हम एक बैनर तले, एक मंच तले आएंगे, और फिर हम एक सामाजिक न्याय यात्रा हमने की। उस सामाजिक न्याय यात्रा से पहले हमने 5 साल में जो हमारे लोगों ने विभिन्न जगहों से ज्ञापन दिए, संगठनों ने, व्यक्तियों ने या और लोगों ने, उन सबको इकट्ठा करके उनका एक कमेटी ने अध्ययन किया, और उसमें हमें 80 बिंदु ऐसे मिले जो लगभग पूरे राजस्थान को कवर करते थे, और उनका फिर हमने एक ड्राफ्ट मसौदा बनाया, और हमने कहा कि इसको विचारार्थ सामाजिक न्याय यात्रा पूरे राजस्थान में ले जाएगी। और तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो मांग है उस पर भी हम अभी आएंगे, आपको बताएंगे कि क्या मांग रखी है। लेकिन जब ये पन्ना हम खोलते हैं तो यहाँ इस पन्ने पे ही लिखा हुआ कि हक है खैरात नहीं जी। तो ये इसके पीछे क्या मंशा है? क्योंकि अक्सर हम जो भी अपनी मांग रखते हैं तो कहते हैं ये तो भीख मांग रहे हैं, ये तो खैरात मांग रहे हैं, आरक्षण को भी गालियाँ देते हैं। तो इस आइडिया के पीछे आपने क्या सोचा कि हक है खैरात नहीं? ये आपने जो कहा, प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले राजस्थान आए और उन्होंने कहा रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, और अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि जहाँ भी हमारी भागीदारी, संवैधानिक प्रतिनिधित्व मिलता है, उसको लोग ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई अपने घर से निकाल करके हमको दे रहा है, जबकि कोई कुछ दे नहीं रहा है। चाहे आप वेलफेयर स्कीम्स बना रहे हैं, चाहे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, या कहीं भी कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ये तो संविधान प्रदत्त है। और जो स्कीम बन रहा है उसके लिए क्या केवल उद्योगपति या कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही टैक्स नहीं दे रहे हैं। इस देश का नागरिक, चाहे वो सड़क पे बेघर व्यक्ति भी है, वो भी अगर कुछ एक माचिस भी खरीदता है, टैक्स देता है, तो टैक्स दे रहा है, और उसी के टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे ही तो सरकारें काम करती है। तो हर एक का सहभाग है उसमें और हर एक का अधिकार है। इसलिए इसका जो टैगलाइन है वो एक ऑनरशिप के साथ हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं ये मांग नहीं है, ये हमारा हक है, और तुम दे नहीं रहे हो, कोई खैरात वैरात नहीं है, ये अधिकार है। आपकी जिम्मेदारी, आप चुने गए हैं, सरकार बना रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है
कि हमारी भलाई का काम करोगे। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ ये आगे बढ़ा कि हम हक के साथ इस बात को रखेंगे और एक पूरे अधिकार के साथ इस चीज़ को रखेंगे। तो हमने नारे भी बदले, जैसे कि इस पूरी यात्रा के नारे थे। फेज की वो एक कविता भी थी कि हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। हिस्सेदारी, हकदारी और भागीदारी, 3 चीज़ें इसकी ये थी। और इसके अलावा एक नारा जो बहुत पॉपुलर है, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमने कहा मांगते शब्द आते ही तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो हमने उस नारे को बदला। हमने कहा हम हमारा हक जानते नहीं किसी से भीख मांगते। हम जानते हैं कि ये हमारा हक है और ये हमें मिलना चाहिए। और नारों का, शब्दों का, प्रतीकों का बहुत महत्व होता है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने उसको दुरुस्त किया। मैं ये जो सामाजिक न्याय के बिंदु देख रहा हूँ, इसमें आपने कई मांगे रखी हैं, लेकिन सबसे पहले आपने लिखा है कि 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हुए थे। जब SC/ST एक्ट के ऊपर जब हमला हुआ तो लोग सड़क पर उतरे, और फिर राजस्थान में भी बहुत लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। तो कुछ तो मुकदमे अभी हट गए हैं, मैं पिछले दिनों देख रहा था आप लोगों के अपडेट्स की, कुछ लोगों की मांग ली गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुकदमे हैं। तो ये मांग प्रायोरिटी पे क्यों है आपकी? देखिए, 2 अप्रैल 2018 का जो दलित आदिवासी प्रतिरोध था, उसमें जिन लोगों ने सड़क पे उतर करके हमारी रक्षा कवच, कानून को बचाने के लिए अपनी जानें निछावर की, 11 लोग शहीद हुए देश भर में, सैकड़ों लोग घायल हुए, हजारों लोगों को जेल जाना पड़ा, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, उनका भविष्य खराब हो गया युवाओं का। तो ये जो लोग लड़े, राजस्थान में भी पवन जाटव शहीद हुए, बहुत लोग घायल हुए, गोलियां लगी। 262 मुकदमे दर्ज किए गए, 262। अच्छा। और हजारों लोग उसमें एक्यूज्ड बनाए, लोग जेलों में रहे। तो हमने सोचा कि ये लोग क्या अपना व्यक्तिगत काम के लिए सड़क पे उतरे थे? ऐसा तो कुछ काम नहीं था ना कि उनको अपना कुछ करना था, बल्कि ये समाज के लिए लोग लड़ रहे थे जी। और जो भी व्यक्ति समाज के लिए लड़ता है, अगर उसके लिए समाज नहीं लड़ता है, तो फिर लड़ने के लिए लोग कहां से आपके पास आएंगे? तो हम उनका वो जो सेक्रीफाइस है उसको हम याद किए, और हम निरंतर इन 5 सालों में इस सरकार के साथ ये संवाद बनाते रहे, बातचीत करते रहे, मुकदमों को कई चरणों में ये मुकदमे हटे। तो हाल ये है कि सरकार के गृह विभाग ने जिन मुकदमों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया, ऐसे मामले कोर्ट ने स्वीकार नहीं किए। अच्छा। तो वो अटके हुए हैं। कुछ वापस ले लिए भी गए हैं। 6 मुकदमे ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हैं, वो केंद्र को वापस लेने हैं, रेलवे के और बाकी चीज़ों के। केंद्र उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और 11 मुकदमे राजस्थान सरकार में ऐसे चल रहे हैं जिनका भी वापस लेना बाकी है। हाल ही में 16 मुकदमे वापस लिए गए 2 अप्रैल के, जिसमें से 9 मुकदमे हमारे आंदोलनकारी लोगों से संबंधित थे। तो हमारा ये मानना है कि एक भी मुकदमा बचा रहेगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हम अपने लिए लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसके साथ अंत तक लड़ना। बिल्कुल। और उससे फिर हिम्मत भी आती है कि आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, अकेला नहीं छोड़ा है, वरना फिर लोगों की हिम्मत टूटती है जी। एक और मांग बहुत इसमें ज़रूरी है जो आपने दूसरे नंबर पर डाली है कि राजस्थान में जाति के बोर्ड कई बने हैं, लेकिन जो अनुसूचित जाति आयोग होना चाहिए या सफाई कर्मचारी आयोग होना चाहिए, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं है राजस्थान में। तो ये मांग कितनी अहम हो जाती है, और जब इसमें जाति बोर्ड का नाम जुड़ जाता है तो जाति के संदर्भ में भी ये मांग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की, और अगर कोई स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट करता है तो हमारा उसको कोई समर्थन नहीं है। हमारा स्पष्ट रूप से इसमें हमारा अलग अलहदा राय है, और हमने पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर ये संकल्प पारित किए कि जातियों में हम ऑलरेडी इतने बटे हुए हैं, जाति, उपजाति, गोत्र और भी नीचे, तो हमें
जातिगत बोर्ड नहीं चाहिए, जातिगत काम नहीं चाहिए, जातिगत कुछ भी नहीं चाहिए। हम इसलिए हमने कहा कि जो हमारे संवैधानिक अनुसूचित जाति है उसका जो आयोग बना हुआ है, चाहे सफाई कर्मचारी आयोग है, उन चीज़ों को, उन संस्थानों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और इसलिए हम उनके संवैधानिक दर्जे की मांग को कर रहे हैं। और ये जितने भी जातिगत बने हैं, इतनी जातियों के बोर्ड बन गए हैं कि आने वाले समय में इन बोर्डों के अध्यक्षों को बैठने के लिए एक कुर्सी और टेबल तक नहीं मिलेगा। और ये 5 साल तक केवल ये चिल्लाते रहेंगे कि हमको न फंड है, न फंक्शन है, न फंक्शनरी है, कुछ है ही नहीं। कोई एक तो ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण बोर्ड को कोई गवर्नमेंट स्कूल अलॉट कर दिया गया था जो कि काफी जर्जर हाँ, जो बाबा साहब के नाम पर स्कूल था वो अलॉट किया गया। तो आप सोचिए कि जिनके पास खुद के बैठने की जगह नहीं है, जिनको फंड्स नहीं मिलने वाले हैं, जिनके पास कोई ऐसे पावर नहीं है कि वो कुछ कर सके। अभी तो जो अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है उसको ये पावर नहीं कि वो कलेक्टर एसपी को तलब कर सके। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उनको मजबूती दीजिए ना। हमको ये नहीं चाहिए ये जातियां, तो ये जातिगत महासभाएं और बहुत सारी चीजें तो पहले से ही बनी हुई है। आप नया क्या कर रहे हैं? नया क्या कर रहे हैं? तो ये तो अपीजमेंट हो गया कि आप जातियों का तुष्टीकरण कर रहे हैं कि आपके नाम का बोर्ड बना दिया। और हम देखिए, हमारा साफ मानना है कि जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे हम कमजोर हैं। हमें जातियां तोड़नी है, जमात बनने की दिशा में जाना है। और ऐसे बोर्ड, ऐसी महासभाएं और जाति के नाम पर किए जाने वाले तमाम जो तुष्टीकरण हैं वो हमारी ताकत को कमजोर करते हैं। राजस्थान में, मतलब हम लोगों को जब राजस्थान अभी नाम सुनते हैं जहन में आता है तो बड़ी एक कहीं की डरावनी तस्वीर उभरती है हमारे जहन में, क्योंकि हमने इंद्र मेघवाल का कांड देखा कि बच्चे ने मटकी छुई तो उसको पीट के मार दिया। हमने जितेंद्र मेघवाल का देखा कि मूछ रखने पे उनकी हत्या हुई। डेल्टा मेघवाल देखा हमने। तमाम ऐसे केसेस देखे हैं जो एकदम कहीं कि रोंगटे खड़े कर देते हैं हमारे। तो राजस्थान में जो दलित एट्रोसिटी है, और डेटा कहता है एनसीआरबी का, जब आप डेटा देखते हैं कि राजस्थान सबसे अधिक एट्रोसिटीज़ के मामले में आगे है, तुलनात्मक रूप से उसमें ज़्यादा वारदातें होती हैं दलितों के साथ, जिसमें हत्या, रेप, गैंग रेप, घर जलाना या टॉर्चर करना, बहुत खतरनाक तरह की वारदातें हैं। तो इस मैनिफेस्टो में दलित एट्रोसिटी के क्वेश्चन को आपने कैसे एड्रेस किया है और क्या मांग रखी है? देखिए, एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि सर्वाधिक एट्रोसिटी जो है वो मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में, और तीसरे नंबर पे राजस्थान में होती है। राजस्थान में बहुत सारी एट्रोसिटी जो बहुत ही क्रूरतम हुई हैं, जिससे देश पूरा वाकिफ है। आंकड़े जो इंक्रीज हुए हैं उसके 2 कारण मैं देखता हूँ। एक तो समाज का जो माइंडसेट है, फ्यूडल माइंडसेट राजस्थान का, उसमें जो दलित असरसन है, जिस तरीके से अब नई जनरेशन हमारी उठ के खड़ी हो रही है, जय भीम बोलती है, कि वो जय भीम बोलती है, नीला झंडा लगाती है, 14 अप्रैल मनाती है, 6 दिसंबर को कार्यक्रम गाड़ी या बाइक पे जय भीम लिख लेते हैं, गाड़ी पर बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, लिखने लगे हैं। शादियों में घोड़ी पर चढ़ करके वो बारात ले जाना चाहते हैं, मूछ रखना चाहते हैं। हर सार्वजनिक स्थल पर जाकर के वो अपनी पहचान के साथ कोई भी भेदभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी वजह से जितना इधर से अपना एक गर्व, गौरव और सम्मान की मांग बढ़ रही है, उधर से जो जातिवादी तत्व हैं वो दबाने का भी पूरा प्रयास वहाँ पर जारी रखे हुए हैं। और ये टकराव बढ़ रहा है और ये भविष्य में और भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे लोग ये स्वीकार करने से मना करेंगे कि हम भेदभाव नहीं सहेंगे, शोषण नहीं सहेंगे, वैसे वैसे वो ताकतें भी प्रभावी रूप से करेगी। दूसरा कारण ये है कि राजस्थान में चूंकि सरकार ने ये तय कर रखा है कि किसी भी अपराध की एफआईआर तुरंत लिखी जाएगी। अच्छा। तो आप अगर पिछली सरकार में देखेंगे तो ज्यादातर एट्रोसिटी के केसेस जो दर्ज हुए वो थ्रू न्यायालय दर्ज करने पड़े, क्योंकि थानों में मामले दर्ज नहीं होते थे। अंत में आपको 156(3) में जाकर के और इस्तिगासा करना पड़ता था, न्यायालय ऑर्डर करता था, देन आपके जारी होते थे। लेकिन इस सरकार में महिला अत्याचार हो, दलितों पर अत्याचार हो या और भी घटनाक्रम हो, सबकी एफआईआर तो लिखी ही जाएगी। ये एक बड़ा एक फैसला सरकारी तौर पे हुआ। तो हर एक घटनाक्रम दर्ज हो रहा है।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। भले ही वो एनसीआरबी में आंकड़े बढ़े हुए हों, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि छोटे से छोटा हमारे किसी व्यक्ति का अपमान भी हो गया है, किसी ने गाली भी दे दी है, मान लिया थप्पड़ भी मार दी है, तो वो दर्ज होना चाहिए। और वो जब दर्ज होता है तो वो रिकॉर्ड बनता है कि किस रूप में जा रहा है। तो ये सारे कारण हैं कि इसकी वजह से ये इंक्रीज ऑफ एट्रोसिटी के फैक्ट आपको नजर आते हैं। तो चूंकि जातिवाद है, जातिगत अत्याचार हो रहे हैं और जगह जगह पे आंदोलन भी हो रहे हैं, तो हमने अब उसका तरीका ये नहीं हो सकता है कि हम हर घटनाक्रम पे जाके सड़क पे उतरें। समाज हर दिन तो नहीं जाकर के उतर सकता है, हर दिन तो कोई मसीहा बाहर से आकर के आपके लिए काम नहीं कर सकता है। आपको एक मैकेनिज्म पे ही काम करना पड़ेगा कि एक तरीका होना चाहिए कि जिसके तरीके से चीजें चल सकें। तो जो SC/ST एट्रोसिटी का जो प्रिवेंशन एक्ट है 1989 का, और जो बाद में 2017 में अमेंड किया गया, नहीं जो 18 के आंदोलन के बाद अमेंड किया गया, तो वो जो अमेंडेड एक्ट है उसको ठीक से लागू करने की मांग इस घोषणा पत्र का तीसरा प्रमुख बिंदु है। हमारा कहना मतलब SC/ST एक्ट को प्रभावी तौर से लागू करो जी। तो अभी तक राजस्थान में अच्छे से लागू नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं होता, वहाँ पे सिस्टम काम नहीं करता। मेरा ये मानना है कि राजस्थान की बात नहीं है, देश भर में ये बात तो बहुत हल्ला मचता है कि SC/ST एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। उस पे खूब लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी तो उपयोग ही नहीं किया लोगों ने। हमारे लोग उसका उपयोग करना ही नहीं जानते। दुरुपयोग तो बड़ी हिम्मत चाहिए आपको कि आप उसका दुरुपयोग कर सकें। तो ठीक से उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी में, जो पुलिस प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको इसका फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है, वो भी कास्ट माइंडसेट से लोग आते हैं। वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। जब किसी के दिमाग में ये है कि मामले ही फर्जी लाए जाते हैं, तो वो अधिकारी पहले से इतना बाइस्ड व्यक्ति जो है वो कैसे काम को करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि अक्सर आधे से ज्यादा मुकदमे ये मान लिए जाते हैं कि ये तो फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, झूठा मान लिया जाता है। बहुत कम मामले न्यायालय तक पहुंचते हैं और न्यायालय में टिकते हैं। नहीं तो आप मुकदमा दर्ज कराओ, घर पहुंचो, वहां पे गांव का दबाव आ जाता है। क्योंकि कन्विक्शन रेट राजस्थान में बहुत कम है, लेस देन 10% है, जिसमें खासकर जो दलित उत्पीड़न के मामले हैं कि 100 मामले दर्ज हुए तो 10 मामले में भी कन्विक्शन रेट उनका नहीं है, 8-9 तक ही रहता है। तो कई बार उस डेटा को इसलिए बताया जाता है, अखबारों की हेडलाइन भी बनती है कि देखिए 90% 80% जो केस थे SC/ST एक्ट के वो फर्जी निकले। जबकि कई मामलों में हमने देखा है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कराए गए, कई बार उन्होंने दबाव डाला, सरेंडर कर दिया या गवाह पलट गए, तो वो प्रक्रिया भी बहुत कई बार उसमें हावी हो जाती है। तो आप लोगों ने मांग किया है कि ये प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाए, ना सिर्फ पुलिस थानों में बल्कि जो SC/ST कोर्ट्स हैं जिनमें जो एडवोकेट्स होते हैं, पब्लिक सॉलिसिटर होते हैं, जो लोग केस लड़ते हैं, वो भी बेहतर तरीके से काम करें। हाँ बिल्कुल। इसमें आप अगर देखेंगे तो हमने ये मांग भी की है कि एट्रोसिटी एक्ट केवल ये नहीं कहता है कि एट्रोसिटी होने के बाद आपको काम करना है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी है। हाँ, पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज है। तो आपने प्रिवेंट करने के लिए क्या किया? राइट। क्या आपने एट्रोसिटी प्रोन एरियाज चिन्हित किए, वहां पर कुछ किया, या आप छुआछूत इन सब चीजों के बारे में, भेदभाव के बारे में निरंतर कोई सामाजिक चेतना कर रहे हैं? क्या आप जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं जी? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको आप सेंसिटाइज कर रहे हैं? जो एट्रोसिटी करने वाले एक्यूज हैं उन कम्युनिटियों के बीच में क्या आप संवैधानिक बात कह रहे हैं कि वो गैरकानूनी काम न करें? तो हमारी इसमें वो सारी मांगे भी शामिल हैं कि प्रिवेंशन भी हो, एट्रोसिटी होने पे फ्री और फेयर उसका इन्वेस्टिगेशन भी हो, बाद में जब उसका कोर्ट में ट्रायल हो तो वो न्यायिक ट्रायल भी ठीक से चले, SC/ST के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टें बनाई जाए, ठीक टाइम पे लोगों को मुआवजे दिए जाएं। हमने राजस्थान सरकार को एक आकस्मिकता योजना एक ड्राफ्ट करके दी कि जब भी कोई बड़ा एट्रोसिटी हो जाता है तो आपको तुरंत क्या उपचार करना है लोगों को। मान लिया घर जला दिया,
उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा, वो सड़क पे आ गए, तो आकस्मिक रूप से आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? बाद में चलेगी ये सब चीजें, तो केस भी दर्ज होगा, लोग गिरफ्तार होंगे, मुआवजे मिलेंगे, ये बाद की बात है। तुरंत क्या हो सकता है? तो एट्रोसिटी एक्ट जो है, पहले रोकथाम में क्या हो सकता है, ऐसा हो गया तो तुरंत क्या हो सकता है, कंपनसेटरी, और जब हो गया और मुकदमा दर्ज हो गया तो बाद में क्या चीजें चलेगी, जब न्यायालय में चीजें चलेगी तो भी आने जो हमारा गवाह है, विक्टिम है, वो काम छोड़ के आएगा तो उसको पूरी दिन की मजदूरी मिलेगी, उनको खाने का भत्ता मिलेगा, ये सब चीजें भी उसका हिस्सा है। और ये एकमात्र कानून है सुमित जी देश का जो ये कहता है कि जो आप पर अत्याचार कर रहा है उन जालिमों के हथियारों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और पीड़ितों को हथियारों के लाइसेंस दिए जाएंगे। ये इतना मजबूत कानून है जो आपको मुआवजा देता है, जो सरकारी नौकरी देता है, और इसमें हत्या के मामलों में 5,000 रुपए पर मंथ आश्रितों को पेंशन तक का प्रावधान है। इससे मजबूत और महत्वपूर्ण कानून आज दिन तक इस देश में नहीं बना, लेकिन हम भी नहीं समझ पाए और ये लागू नहीं हो पाया। इसलिए इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में ठीक से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये हमको मांग उठानी चाहिए, और ये इसीलिए प्राथमिकता में हमने तीसरे नंबर। बहुत ज़रूरी मांग है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारे विक्टिम्स हों तो उनको मॉनेटरी हेल्प मिले और तमाम जो वन स्टॉप सेंटर उनको मिले जहाँ फेलिसिटेशन हो, उनकी तमाम चीज़ें सुनी जाएं, क्योंकि न्याय पाना इस देश में बहुत बड़ी जंग है और हर कोई वो जंग नहीं लड़ पाता। तो बहुत अहम मांग है। बहुत इंटरेस्टिंग ये डॉक्यूमेंट आप लोग लेके आए हैं जिसमें आर्थिक विकास के बिंदु भी हैं, राजस्थान स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्ट जो सरकार ने बनाया था कि इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा शिक्षा पर हैं, तमाम चीज़ें आपने बहुत बारीकी से अध्ययन करके इसमें लिखी हैं। इसमें एक पॉइंट जो है वो है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुरूप आरक्षण दिया जाए, तो आबादी के लिहाज से आरक्षण राजस्थान में लागू हो, ये मांग भी रखी है, क्योंकि आजकल आरक्षण को लेके, जातिवार जनगणना को लेके खूब माहौल बना हुआ है। जी, दरअसल राजस्थान में 16% आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया गया है, लेकिन 2011 की जनगणना ये कहती है कि वहाँ अनुसूचित जाति की आबादी 17.6% है। तो 17.6% को आप 16% दे रहे हैं, तो 1.6% तो यही कम है। और ये आंकड़े भी 2011 के हैं, हम अभी 2023 में हैं, तो हमारी जो आबादी है वो 18% से ऊपर निकल चुकी है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप तुरंत 2% आरक्षण बढ़ाइए। और मुख्यमंत्री ने एक सभा में ये कहा भी, हालांकि वो अभी एक केवल जबानी जमा खर्च है कि भाई हम आरक्षण को बढ़ाने का दोनों दलितों के लिए भी और आदिवासियों के लिए भी, उनको भी ओबीसी आरक्षण भी बढ़ाने का उन्होंने किया है, उसकी भी बात की गई है। और मुझे लगता है कि जरूर ये सब चीजें होंगी, लेकिन आबादी के अनुपात में हर चीज मिले, इस डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा अगर कोई चीज आप कहेंगे कि वो क्या है, तो वो ये है कि 18% भागीदारी सब में मिले, चाहे वो सरकारी जॉब हो, वो स्थायी नौकरियां हो, चाहे पार्ट टाइम जॉब, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में भी आरक्षण दीजिए। क्योंकि आज की तारीख में राजस्थान में जो 20 लाख कर्मचारी है उसमें 10 लाख तो पार्ट टाइम जॉब में है, और पार्ट टाइम जॉब में हमारे लोगों के लिए जगह नहीं है। और आप अगर बड़ा आंकड़ा भी देशव्यापी देखेंगे तो 98% जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो असंगठित क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में है, केवल 2% जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो 2% के लिए हमारा 100% एफर्ट लग रहा है और 98% को हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान में अगर 1 महीने के लिए भी आप सरकारी खर्च पे किसी भी व्यक्ति को लेते हैं तो उसमें हमें हमारी आबादी के अनुपात में हकदारी चाहिए, बहुत जरूरी। आप अगर माइनिंग लीज दे रहे हैं लोगों को तो उन माइंसों में 18% माइंस चाहिए। आप अगर एक्साइज के शराब के ठेके दे रहे हैं तो हमें शराब के ठेकों में भी चाहिए। आप अगर रिको इलाकों में व्यावसायिक भूखंड दे रहे हैं तो वहां भी हमको ये चाहिए। आप अगर APP से लगा करके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वहां से लगा करके आप डबल AG जो बनाते हैं वहां तक हमारे वकील 18% हमको चाहिए। तो हर जगह पर 18% की भागीदारी, उद्योग में, शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, राजनीति में,
सब चीज़ों में हमको हमारी संख्या के अनुपात में भागीदारी मिले, ये इस डॉक्यूमेंट की एक प्रमुख मांग है। मांग बहुत इंटरेस्टिंग है और महिलाओं से जुड़ा हो, तमाम आपने बहुत बिंदु शानदार तरीके से रखे हैं। लेकिन ये घोषणा पत्र, क्या चुनावी घोषणा पत्र जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं राजस्थान में, उनके घोषणा पत्र में ये बिंदु जा सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टियों से कुछ बात हुई है, आपका प्रतिनिधि मंडल मिला है, उनको कन्विंस किया है, पॉलिटिकल लेवल पे क्या बातचीत है? देखिए, हमने जब ये घोषणा पत्र बनाया पूरे राज्य में घूम करके, उसी के साथ हमने तय किया कि हम इस घोषणा पत्र को जिस दिन रिलीज करेंगे जयपुर में, उस दिन एक खुला मंच करेंगे। उस खुले मंच में हम पॉलिटिकल पार्टीज की मैनिफेस्टो कमेटीज को बुलाएंगे, क्योंकि केवल घोषणा पत्र बना देने से काम नहीं चलता। राइट। अगर ये घोषणा पत्र पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये बाबूगिरी का काम है कि हमने एक डॉक्यूमेंट बना दिया और अपने घर में सजाने के लिए, फिर उसके मायने नहीं रह जाते। तो वो घर में सजाने का काम है नहीं। पहली बात तो ये है कि ये बहुत व्यापक विचार विमर्श से, 100 संवाद से, 10,000 लोगों के बीच बातचीत करके निकला हुआ डॉक्यूमेंट है। तो ये जनता का डॉक्यूमेंट, राइट, और इसको स्वीकार करना, इस पर बात करना, इसकी पैरवी करना हमारा एक महत्वपूर्ण काम था। तो 28 सितंबर को जयपुर में एक जनमंच हुआ और उस जनमंच में राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया। उससे पहले हमने चिट्ठी भेजी उनको, पहले ईमेल भेजा, फिर हमारे कार्यकर्ता जाकर के चिट्ठी दे के आए, फिर उन पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्षों को फोन पर बात किया और जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष थे उनसे बात किया और उनसे कहा कि आप या आपका कोई प्रतिनिधि वहां आए हैं। होता क्या है कि चूंकि ये अभी राजनीतिक समय है, हम जिस दिन करें उसी दिन उन किसी की रैली शुरू हो रही है, किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हुआ है, कोई पैनल की मीटिंगें चल रही है, तो मुश्किल भी हो जाता है कई बार। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये कहा कि हमारा कोई न कोई प्रतिनिधि रहेगा। तो वो लोग आए, पार्टियों के लोग आए हैं। तो जो जब ये हुआ तो भाजपा, आजाद समाज पार्टी और बसपा को छोड़ करके सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए। बाकी लोगों में कांग्रेस का मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर आए, आम आदमी पार्टी के आए, वहाँ जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी है हनुमान बेनीवाल जी की, उनके प्रतिनिधि आए, कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधि आए। अच्छा। लेकिन भाजपा के जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन हैं वो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, जो हमारे दलित कम्युनिटी के हैं। उनको काफ़ी अप्रोच किए जाने के बावजूद भी वो नहीं पहुंचे, नहीं उनका कोई प्रतिनिधि आया, जबकि उनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी हमने आमंत्रित किया था, वो नहीं पहुंचे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा से हमने बात की, पर चूंकि वो लोगों का ये कहना है कि हमारा मैनिफेस्टो हम रिलीज ही नहीं करते हैं, हमारा तो संविधान ही मैनिफेस्टो है, ही वही है। तो इसलिए उनका ये भी कहना था कि जो कुछ भी आप कहोगे वही मुद्दे हमारे भी हैं और हम भी वही कर रहे हैं। फिर भी हम चाहते थे कि वो आते और दो बात कहते, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों से। और आजाद समाज पार्टी के उसी दिन चंद्रशेखर जी का राजस्थान में अभियान शुरू हो रहा था, तो वो उन कारण से उनकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधि नहीं आया। लेकिन फिर भी उनका मैसेज था कि भाई हम इस मैनिफेस्टो के साथ हैं। तो उस दिन जो आए उन्होंने इस मैनिफेस्टो को बाकायदा, क्योंकि हमने उनके सामने मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, पहली बार राजस्थान की महिलाओं के पैनल ने इसको रिलीज किया, अध्यक्षता उन्होंने की, संचालन उन्होंने किया, टिप्पणी उन्होंने दी। हम लोग उस समय केवल मैनिफेस्टो हाथ में लेकर के बाकी साथियों को बांटने का काम नीचे कर रहे थे। वो लोग ये करने के बाद जब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ संवाद हुआ, उस संवाद में सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी के 2 सदस्यों ने अपनी बात रखी। तो एक सदस्य ने कैसे मैनिफेस्टो बना इस प्रक्रिया को बताया, ठीक है, कि ये घर में बैठ के बना हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इतना व्यापक विचार विमर्श से बना है। और दूसरे साथी ने इसके मुख्य बिंदुओं को रखा। और हमने इससे पहले भी इसकी सॉफ्ट कॉपी सारे राजनीतिक दलों को भेज दी कि आप उसका अध्ययन कर लें। तो सभी वक्ताओं ने, जितने भी लोग आए, उन्होंने सहमति जताई और उन्होंने कहा हम पूरी पैरवी करेंगे कि इसके प्रमुख बिंदु हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा बने। तो एक प्रक्रिया तो ये हो गई, लेकिन हम अभी वहां रुके नहीं हैं। हमने ये तय किया कि जो आए या नहीं आए उन सबको फिर से हम
टच करने वाले हैं। अच्छा। तो हम जा करके अब इसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हमने कांग्रेस के वार रूम में जाकर के 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया है। हम यही भाजपा के साथ भी करने वाले हैं या अन्य पार्टियों के साथ भी करने वाले हैं। हम जब तक उनका मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हो जाएगा तब तक इसके पीछे पड़े रहने वाले हैं। और हमने उस जनमंच में साफ तौर पे ये भी कहा कि राजस्थान का अनुसूचित जाति समुदाय ये देख रहा है कि आपके मैनिफेस्टो में हमारे लिए कितनी जगह है। जितनी जगह आपके यहाँ हमारी है, हमारे यहाँ आपकी उतनी जगह हम तय करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र के जो वादे होते हैं वो अक्सर पूरे नहीं होते। हम देखते हैं कि बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। तो क्या इस पे आप कोई नज़र रखने वाले हैं कि पहले तो वो शामिल हों, दूसरा फिर शामिल होने के बाद वो इम्प्लीमेंट भी हों? क्योंकि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना के वो लोग तो वादा कर देंगे क्योंकि उनको वोट चाहिए, लागू करना भी तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इसका राजस्थान में हम अलग ट्रेंड देखते हैं सुमित जी। राजस्थान में पिछली 2 सरकारों ने जैसे ही सरकारें बनी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में, मैं अशोक गहलोत की सरकार की भी कह सकता हूं कि इनकी पहली मीटिंग में उन्होंने अपने चुनाव के घोषणा पत्र को अपनी सरकार का नीति पत्र बनाया और कहा कि ये इसके वादों के अनुरूप हम सरकार चलाएंगे। और अभी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 98% उनके मैनिफेस्टो के वादों को उन्होंने पूरा किया है। तो चूंकि सरकारें अपने मैनिफेस्टो को अपना नीति पत्र बना रही है और बाकायदा वो फिर एक सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उस डॉक्यूमेंट में हम हिस्सा बने। और दूसरा, जब डॉक्यूमेंट में आप हिस्सा बन जाते हैं और कैबिनेट की पहली मीटिंग में आप उसको आप नीति पत्र मान लेते हैं, तो वो उनका विजन डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर हमारे पास पीछा करने के लिए वो होता है कि भाई आपका विजन डॉक्यूमेंट ये है, तो फिर ये बजट घोषणा में क्यों नहीं आया, बजट क्यों नहीं आया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं, ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हमारे लोगों को इसको समझना पड़ेगा कि आप बिना दल में शामिल हुए, बिना चुनाव लड़े कैसे राजनीतिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं, कैसे सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल बना सकते हैं अपने प्रति, उसके आपके पास और क्या चारा है, आप कैसे नियंत्रण रखेंगे। तो यही तो तरीका है कि आप उनको जवाबदेह बनाएं अपने। तो उनकी जवाबदेही तभी फिक्स होगी। और हम छोड़ने वाले नहीं, आपने जो कहा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम निरंतर पीछा करेंगे। कोई भी पार्टी की सरकार आए, वो जो वादे करेंगे उनका एक एक वादा हम उनको याद दिलाएंगे, उसको पूरा करने के लिए पीछे पड़े रहेंगे, और वो पूरा नहीं करेंगे तो भी पीछे पड़े रहेंगे। हम उसकी सोशल ऑडिट करेंगे बाद में कि आपने ये कहा था और आपने इतना सा किया। तो ये इस तरह के प्रेशर ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि सरकार पे दबाव रहे, किसी की भी सरकार बने और वो काम करे। लेकिन जब तक जनता का दबाव नहीं है तब तक कैसे काम चलेगा? आप जब ये यात्राएं कर रहे थे, आप बता रहे थे कि 30 दिन हमने राजस्थान में यात्राएं की, तो जनता को ये भी समझा रहे हैं कि किसे वोट करना है, क्या सोच के वोट करना है, जनता से कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, और ये जाति के सवाल को या जो मुद्दे आप इसमें लेके आए हैं ये समझ पाई हमारी राजस्थान की जनता, जो हमारी अनुसूचित जाति की जनता है, कैसा रुझान है वहाँ पे? मुझे लगता है कि हम कई बार हमारे लोगों को थोड़ा कम आंकते हैं। हाँ, उनको लगता है हमारे लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। हम ये मानते हैं कि शायद वो तो समझते नहीं है, वो दारू पी करके और मुर्गा खा करके पैसा लेके वोट डाल देते होंगे, वो इन मुद्दों पे क्या ही चर्चा करेंगे, तो ये तो बुद्धिजीवियों का काम है, पढ़े लिखे लोग जयपुर में बैठ के ये कर लें। लेकिन हमारा 30 दिन का 100 जनसंवादों का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप सोचिए, हम शायद चित्तौड़ या किसी एक जगह में थे, जब एक बिल्कुल ग्रामीण इलाके से आए हुए हमारे समुदाय के व्यक्ति ने वो जो पत्रक था हमारा, वो देख करके पढ़ने के बाद उसने कहा कि मेरा एक सुझाव है। तो हमें लगा कि वो धोती कुर्ता पहने हुए थे, तो खेती की कोई बात या कोई ऐसी चीज़ कहना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने वो बात कही जो हम सोच भी नहीं पाते। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजती है, आप ये मांग भी रखिए कि वो अगली बार
उनकी तीर्थ यात्रा में रामेश्वरम, अयोध्या वगैरह के बजाय बाबा साहब के जन्म स्थल, परिनिर्वाण स्थल और बुद्ध के स्थलों की भी हमको यात्रा कराई। वाह, आप सोचिए कि तब हमें लगा कि ये जो आइडिया है हमें आ सकता है क्या, क्योंकि हम तो तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करते तो हमें तो समझ में नहीं आएगा ये सही तीर्थ। बात है। तो ऐसे ही मुद्दे धीरे धीरे आने लगे कि छोटे जो एकदम निर्माण मजदूर है उनके क्या मुद्दे हैं, सिलिकोसिस के जो हमारे ज्यादातर मरीज हैं उनके क्या मुद्दे हैं, नरेगा में मजदूरी करते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बुद्धिजीवियों का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये दरअसल पब्लिक का डॉक्यूमेंट है। और हमारे लोग वाकई बहुत अवेयर हुए हैं। हर एक मीटिंग का समापन संविधान की रक्षा की शपथ के साथ हुआ। तो लोग ऐसे भी सवाल उठाए कि क्या ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक ऐसी पार्टी पूरा का पूरा छाप दे अपने में, हाँ, छाप देगी जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करनी चाह रही है, तो क्या हम उनको वोट देंगे क्या? इस पे भी लोगों ने चर्चा की। आप सोचिए कि एक छोटे छोटे गांवों में, ढाणियों में ये चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने मिंट अखबार में कोई आर्टिकल लिखा है और वो संविधान पे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसकी चर्चा हो रही थी गांव में, इसकी चर्चा हो रही गाँव में। तो मेरा ये मानना है कि इस डॉक्यूमेंट निर्माण के जरिए हमारे लोगों का राजनीतिक शिक्षण हुआ और हम जैसे लोगों का घमंड भी थोड़ा चूर हुआ कि लोग बहुत समझते हैं। आपको आम जन की जो समझ है उसमें विश्वास करना पड़ेगा। जनता को और ये मतलब। जो आम जन का कॉमन सेंस है, दरअसल यही लोकतंत्र है। उस समझ को हमें बहुत भरोसे के साथ हमें समझने की जरूरत है कि इनको हम समझें और इन मुद्दों को हम कैसे आगे ले जाएं। और जनता निश्चित रूप से इस डॉक्यूमेंट के साथ इतना अपने को अटैच्ड फील कर रही है, उनका लगाव हो गया इससे। उनको लगता है कि हमारे मुद्दे इसमें आए हैं, हमने ये बनाया है। और अब लोग 200 विधानसभा में अपनी अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी है वहां पर इस डॉक्यूमेंट के साथ वो चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रक्रिया थमी नहीं है। और राजस्थान के ये होने के बाद एक देशव्यापी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 8 अक्टूबर को नागपुर में पहली राष्ट्रीय दलित मैनिफेस्टो बनाने की मीटिंग हुई है जिसमें 10 राज्यों के लोग शामिल हुए हैं। और हमने राजस्थान के अपने अनुभव को 1 घंटा उनको बताया। तो लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ कंसेंसस बन सकता है? जी, जनवरी हमारा ये एक तरीके से ये बना है कि जनवरी 2024 में तक, जनवरी अंत या फरवरी फर्स्ट वीक तक हम एक राष्ट्रीय मैनिफेस्टो लाएं और उससे पहले 25 राज्यों में इस पर चर्चा हो और चर्चा निकल करके आए और एक बड़ी चीज हो। तो उसकी शुरुआत हो गई है। तो आप सोचिए कि ये ऊपर भी बढ़ रहा है और ये नीचे धरातल भी में भी जा रहा है। और हम इस पर निरंतर चर्चा जारी रखे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, मीडिया के साथ। हम कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां हम इन बिंदुओं पर और इस चीज पर चर्चा नहीं करें। बहुत ज़रूरी है कि उसको बहस का मुख्य मुद्दा बनाया जाए और उस पर विचार विमर्श हो। और राजनीतिक पार्टियां भी इस बात को लेके उनको ये एहसास हो कि भाई ये अब काफ़ी बड़ा मामला हो गया, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बहुत अच्छी पहल है आपकी और काफ़ी दिलचस्प ये चर्चा भी रही। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ कि राजस्थान में चूँकि चुनाव है और चुनावी माहौल में लोग अभी जानना भी चाह रहे होंगे कि क्या होने वाला है राजस्थान के चुनाव में। तो आप एक बुद्धिजीवी के तौर पे, एक एक्टिविस्ट के तौर पे और एक हमारे साथी के तौर पे जब राजस्थान में हैं, एक्टिव हैं, तो क्या कुछ होने वाला है इस बार? कौन जीत रहा है? मैं इसको 2 रूप में आपसे कहना चाहूँगा। एक तो हम क्या करने वाले हैं, ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैनिफेस्टो रिलीज हो गया, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही, लेकिन इसके साथ साथ एक और समानांतर प्रक्रिया हम कर रहे हैं। अच्छा। हमने जयपुर में एक कनेक्ट रूम बनाया है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वार रूम बनाती है। तो हमने कहा हम बुद्ध के लोग हैं, हम वार और मतलब की बात नहीं करेंगे। चर्चा होती है, लोग उसको वॉर रूम का नाम हाँ, दे देते हैं। तो हमने कहा कि हम एक संपर्क, जनता से युद्ध लड़ रहे हो क्या भाई? तो हमने कहा कि हम एक कनेक्ट रूम बनाएंगे और हम कनेक्ट करेंगे लोगों से। उस कनेक्ट रूम में एक बड़ा प्रोसेस चल रहा है कि जो 200 विधानसभा में उम्मीदवार आने वाले हैं उनकी हम सोशल स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं विभिन्न पार्टियों से,
जब हमारे समाज पर एट्रोसिटी हुई तो ये किधर खड़े थे? किधर खड़े थे? एक्यूज के साथ थे या विक्टिम के साथ थे? हमारी जमीनें हड़पी जा रही थी तो ये कहाँ थे? हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे तब इनकी पोजीशनिंग क्या थी? ये जो जनप्रतिनिधि रहे, एमएलए वगैरह, मंत्री वगैरह, इन्होंने फंड्स एलोकेशन करते वक्त किस तरह का भूमिका निभाई? क्या उस समय इनका व्यवहार डिस्क्रिमिनेटरी था? हमारे मोहल्लों तक आते आते इनके फंड सूख गए थे या हरे थे? इस पर काफी काम चल रहा है। अच्छा, और अंत में हम इस सोशल ऑडिट को जारी करने वाले हैं कि ये लोग हैं जो विधानसभा में नहीं जाने चाहिए, ये दलित विरोधी लोग हैं, ये इनके घर जाने चाहिए। तो ये तो चीज है जो हम कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा जो चीज चल रही है राजस्थान में, बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। जैसा कहा जा रहा है कि कल ही एबीपी न्यूज ने भी कहा कि वहाँ क्लियर कट बीजेपी की सरकार आ रही है। इतना सिर फुटबल हो रहा है भाजपा में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7 सांसदों को विधायक चुनाव लड़ने के लिए भेजना पड़ा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा चेहरा है, ठीक है ना। और जब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो उनका कमल का फूल होगा, तो कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति है और एक प्रधानमंत्री को एक राज्य के मुख्यमंत्री से फाइट करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना रोमांचक और कितनी नेक टू नेक फाइट है। राइट। तो फाइट जबरदस्त है। जाति जनगणना के ऑर्डर हो चुके हैं राजस्थान में, और भले ही वो थोड़ा अंत में हुआ, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का मुद्दा तो बन रहा है सामाजिक। हाँ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि भले वो राजनीतिक मुद्दा बने, बावजूद इसके वो सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। की राजनीति हो वही तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हिंदुत्व दंगा फसाद की जो राजनीति है उसको सामाजिक न्याय की तरफ आकर के बात करना पड़ रहा है, तो ये राजनीति को सही ट्रैक पे लाने का एक प्रयास है। तो राजस्थान में काफी कुछ चीजें होने वाली है। आदिवासी पार्टी जो उभरी है वो काम कर रही है, और भी चीजें हैं। चंद्रशेखर ने बड़ी बड़ी सभाएं की है, तो वो भी लोग कर रहे हैं। बसपा ने भी अपना जो उनका प्रभाव वाला इलाका है वहाँ वो भी काम करेंगे, यात्राएं कर रहे हैं। तो काफी कुछ चीजें हो रही है। और मैं ये सब मानता हूँ कि जो कुछ भी चल रहा है अंत में वो आम जन के भले का काम है। और जितना ज्यादा मुकाबला चलता है, मान्यवर ने कहा कि भाई हमको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, जो हमारे एक वोट से गिर जाए। हमको मजबूर राजनीतिक दल चाहिए जो हमारे सामने घुटने टेके, नेगोशिएट कर पाए हम लोग उनसे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत रही, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे इस बात की काफ़ी खुशी है कि पहली बार राजस्थान में इस तरह का दलित चुनाव घोषणा पत्र सामने आया है। आपके साथियों का, आपकी टीम का बहुत आभार कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है। चुनाव कोई जीते, किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन उनके लिए दलितों की अहमियत हो, उनके मुद्दों की अहमियत हो, और ये जो मांग है ये उनके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हो, और सरकार बने तो वो इन पर काम भी करे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। भंवर मेघवंशी से जो बात हमने की है और जो ये डॉक्यूमेंट आया है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है राजस्थान चुनाव को लेकर? आप क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील हम अपने गेस्ट से ही बोलेंगे कि वो बोलें कि सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि द न्यूज़ वीक में सुमित जी और पूरी टीम जितना मेहनत करती है, और जिस तरह के बहुत ही गुणवत्तापूर्ण स्तरीय वीडियो आते हैं न्यूज़ वीक के, मेरा आप सब लोगों से अपील है कि आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और इस वीडियो को भी पहुंचाएं। लेकिन और भी वीडियो जो न्यूज़ वीक पर हैं, जो सुमित जी की टीम जितना मेहनत से काम कर रही है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो मीडिया बन रहा है उसमें इतना अच्छा काम करने वाले साथी हैं। तो मैं आपको बधाई भी देता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि हमारे सारे पाठक दर्शक जो देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और कमेंट करके भी बताएं कि ये जो कुछ भी बातचीत रही है वो कैसी रही है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।